जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैन दर्शन सच को कैसे देखें श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। जय जिनेंद्र। आज हम इसके 6वें भाग पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है दृष्टि और वास्तविकता, यानी कि नजरिया और हकीकत। और एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो हमारी सलाह है कि आप भाग 1 से सुनना शुरू करें। हाँ, उससे पूरी बात एक क्रम में और ज्यादा गहराई से समझ में आएगी। जी बिल्कुल। पिछले भाग में हमने स्याद्वाद के व्यावहारिक उपयोग पर बात की थी। हमने समझा था कि ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल थ्योरी नहीं है, नहीं, बल्कि हमारे सोचने, बोलने और निर्णय लेने के तरीके में विनम्रता और स्पष्टता लाने का एक जरिया है। और हमने ये भी देखा था कि किसी भी बात के आगे स्यात लगाने से, मतलब शायद इस नजरिए से कहने से, हमारे फैसले कैसे ज्यादा संतुलित हो जाते हैं और आपसी मतभेद सुलझाने में भी मदद मिलती है। बिल्कुल। तो आज उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा नजरिया, हमारी जो दृष्टि है, वो हकीकत को कैसे बदल देती है। क्या जो हम देखते हैं वही सच है या सच कुछ और है। और हम ये भी जानेंगे कि हमारी दृष्टि की सीमाएं क्या हैं और इसका हमारे फैसलों पर क्या असर पड़ता है। साथ ही जब हालात बदलते हैं तो जिसे हम हकीकत मान रहे होते हैं उसका मतलब कैसे बदल जाता है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देते हैं। आज हम जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह से 4 प्राचीन जैन ग्रंथों पर आधारित है। जी, इसमें तत्वार्थ सूत्र, आप्तमीमांसा, नया साहित्य और प्रवचन सार शामिल है। हमने इसमें कोई भी आधुनिक या बाहरी विचार नहीं मिलाया है। जी, हमारा उद्देश्य इन ग्रंथों के ज्ञान को एक शांत, सरल और व्यावहारिक भाषा में समझना है। तो चलिए इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि जब हम दृष्टि या स्टैंड पॉइंट की बात करते हैं तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है और जैन दर्शन इसे इतना जरूरी क्यों मानता है? बहुत अच्छा सवाल है। जैन दर्शन में दृष्टि का मतलब है किसी भी चीज को एक खास एंगल, एक खास हालत और एक खास समय में देखना। सोचिए, हर इंसान का अपना ज्ञान है, अपना तजुर्बा और अपनी मानसिक स्थिति होती है। तो इसी वजह से एक ही चीज अलग अलग लोगों को बिल्कुल अलग नजर आ सकती है। बिल्कुल। मतलब ये कि कोई एक सच नहीं है, बल्कि सच के कई पहलू हैं जो देखने वाले पर निर्भर करते हैं। अच्छा। तत्वार्थ सूत्र में यही तो बताया गया है कि हर वस्तु के 3 पहलू होते हैं। उसका मूल स्वभाव यानी द्रव्य, उसकी स्थायी खासियतें यानी गुण और उसकी पल पल बदलती अवस्थाएं पर्याय। हाँ, हमारी दृष्टि इन्हीं में से किसी एक पहलू पर टिकी होती है। इसीलिए ये विषय वस्तु के अनेक पक्षों की अनुभूति से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमें ये मानना होगा कि हमारी दृष्टि केवल उतनी ही है जितनी परिस्थिति हमें दिखा रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। यही इसका सार है। इसीलिए जैन दर्शन कहता है कि जैसे ही दृष्टि बदलती है, हमारा सच और हमारा निर्णय भी बदल सकता है। इसका कोई उदाहरण सोचें तो हाँ, मान लीजिए मैं एक ड्रॉर खोलकर कहता हूँ यहाँ चाबी नहीं है। ठीक है। उस पल के लिए, उस जगह के लिए मेरा ये सच है। हाँ, मेरी दृष्टि वहां सीमित है। और तभी कोई दूसरा व्यक्ति आकर कहता है, अरे मैंने तो यहीं रखी थी। अब उसकी दृष्टि किसी और समय और किसी और अवस्था पर आधारित है। सही। दिलचस्प बात यह है कि अपनी अपनी दृष्टि से दोनों सही हैं, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर हमारी दृष्टि ही सच को तय करती है तो फिर असल वास्तविकता या हकीकत को समझने में सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं? देखिए, जैन दर्शन के मुताबिक वास्तविकता वो है जो असल में हो रहा है, लेकिन हम उसे हमेशा सही नहीं देख पाते। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो हमारी अपनी सीमाएं और दूसरी चीजों की लगातार बदलती अवस्थाएं। हमारी अपनी सीमाएं मतलब? पहली सीमा या बाधा है ज्ञान अल्पता, लिमिटेशन ऑफ नॉलेज। अच्छा। हम उतना ही समझते हैं जितना हमें दिख रहा है या जितनी जानकारी हमारे पास है। हमारा ज्ञान हमेशा आंशिक होता है, अधूरा होता है। तो स्वाभाविक है कि हमारा फैसला भी उस अधूरे ज्ञान पर आधारित होगा। बिल्कुल। और दूसरी बाधा है अवस्था भ्रम, स्टेट बेस्ड कंफ्यूजन। अवस्था भ्रम? हाँ, कई बार हम वस्तु की मौजूदा हालत को ही ठीक से नहीं पहचान पाते। जैसे तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है कि वस्तु की पर्याय यानी अवस्था हर पल बदलती है। अगर हम उस बदलाव को नहीं पकड़ पाए तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यानी हो सकता है चाबी कुछ सेकंड पहले तक वहीं थी, लेकिन अब किसी ने हटा दी और हमें इस बदली हुई अवस्था का पता ही नहीं। हम पुरानी जानकारी के आधार पर ही सोच रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं से तीसरी और सबसे बड़ी बाधा आती है,
दृष्टि दोष, पर्सपेक्टिव एरर। अच्छा। ये तब होता है जब हमारा नजरिया हमारी अपनी उम्मीदों, हमारी भावनाओं या हमारे पुराने अनुभवों से प्रभावित हो जाता है। हम अपने सीमित परिस्थिति को ही पूरा सच मान बैठते हैं और बाकी संभावनाओं के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। ये तो एक तरह से कंफर्मेशन बायस जैसा लगता है। हम वही सबूत ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करे। आप इसे ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए जैन दर्शन का निष्कर्ष है, दृष्टि जितनी संकरी होगी, वास्तविकता उतनी ही तोड़ मरोड़ कर दिखाई देगी। जैसे अंधेरे कमरे में कोई कहे यहाँ चाबी नहीं है, यह हकीकत नहीं है। ये सिर्फ उसकी अंधेरी की वजह से सीमित हुई दृष्टि का नतीजा है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक और बात मेरे मन में आ रही है। आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, दृष्टिभेद और अवस्था भेद। इनमें बारीक सा फर्क क्या है और किसी फैसले पर इन दोनों का असर कैसे पड़ता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि किसी भी स्थिति में ये दोनों स्तर एक साथ काम कर रहे होते हैं। अच्छा। पहला है हमारी दृष्टि और दूसरा है वस्तु की अपनी अवस्था। तो दृष्टिभेद का मतलब हुआ देखने वालों के नजरिए में फर्क। जी। ये हमारे अनुभव, हमारी समझ और उस पल की हमारी मनस्थिति से पैदा होता है। जी। ये बताता है कि हमारा देखा हुआ सच हमेशा सीमित है, अधूरा है। एकदम सही। ये ज्ञान की आंशिकता और व्यक्तिगत परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अवस्था भेद का संबंध देखने वाले से नहीं, बल्कि वस्तु से है। हाँ, वस्तु से है। ये वस्तु के अंदर होने वाले बदलावों से पैदा होता है। ये बताता है कि वस्तु की हकीकत पल पल बदल रही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मेरा नजरिया ही नहीं, बल्कि चीज की खुद की हालत भी सच को तय करती है। ये तो मैंने पहले कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। तो इन दोनों का मिला जुला असर क्या होता है? जब हमारी दृष्टि बदलती है तो हमारा अनुभव बदलता है, और जब वस्तु की अवस्था बदलती है तो नतीजा बदलता है। जैन दर्शन साफ कहता है कि इन दोनों को समझे बिना लिया गया फैसला हमेशा अधूरा होगा। इसे उसी चाबी वाले उदाहरण से समझ सकते हैं। जरूर। मान लीजिए एक व्यक्ति कमरे ए में है जहां चाबी रखी है। उसकी दृष्टि है यहां चाबी है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति कमरे बी में है जहां चाबी नहीं है। उसकी दृष्टि है यहां चाबी नहीं है। ये हुआ दृष्टिभेद। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अब मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति आता है और चाबी को कमरे ए से उठाकर कमरे सी में रख देता है। अब क्या हुआ? अब वस्तु की अवस्था बदल गई। बिल्कुल। और जैसे ही वस्तु की अवस्था बदली, पहले व्यक्ति की जो दृष्टि थी यहां चाबी है, वो भी अब सच नहीं रही। मतलब अवस्था भेद ने दृष्टि भेद को भी प्रभावित कर दिया। सही। ये बहुत साफ हुआ। तो अगर दृष्टि भेद और अवस्था भेद दोनों मिलकर हमारे सच को इतना अधूरा बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी एक ही बात पर अड़ जाते हैं तो हम सच से बहुत दूर चले जाते होंगे। क्या नई साहित्य इसी अड़ जाने वाली सोच को एकांतिक दृष्टि कहता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैन नए परंपरा में एकांतिक दृष्टि का यही मतलब है, किसी एक पहलू को ही पूरा सच मान लेना और बाकी सभी संभावनाओं को सिरे से नकार देना। ये दृष्टि की आंशिकता और पक्षपात से पैदा होती है। जब ऐसा होता है तो हकीकत का चित्र बिगड़ने लगता है। इसका सबसे पहला असर क्या होता है? एकांतिक दृष्टि का पहला और सबसे बड़ा असर है कि ये सच को आधा कर देती है। आधा कैसे? मतलब जो दिख रहा है वो तो सच है ही। बिल्कुल, लेकिन वो पूरा सच नहीं है। जैसा कि तत्वार सूत्र में बताया गया है, हमारा ज्ञान सीमित होता है। जब हम उस सीमित हिस्से को ही सब कुछ मान लेते हैं तो वो आधा सच बन जाता है। जैसे कम रोशनी में चाबी न दिखने पर कह देना, यहाँ चाबी है ही नहीं। ये आधा ज्ञान है जिसे हम पूरा सच मान बैठे हैं। हाँ। अच्छा, तो ये आधा सच फिर दूसरों के साथ हमारे व्यवहार पर भी असर डालता होगा? वही इसका दूसरा प्रभाव है। हम दूसरों की दृष्टि को असत्य मानने लगते हैं। अच्छा। सच मान लेता है तो उसे दूसरे का नजरिया झूठा लगने लगता है, और यहीं से टकराव शुरू होता है। एक कहता है चाबी है, दूसरा कहता है नहीं है, और दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लग जाते हैं, बिना ये समझे कि शायद दोनों अपनी अपनी जगह सही हों। और यहीं से तीसरा और सबसे गंभीर प्रभाव पैदा होता है। ये हमारे फैसलों को कठोर और हानिकारक बना देती है। अच्छा। प्रवचन सार में आचार्य कुंतकुंत समझाते हैं कि एकांतिक दृष्टि हमारे विवेक को कमजोर कर देती है, क्योंकि हम बस एक ही पक्ष को पकड़कर बैठ जाते हैं। और जैन दर्शन में विवेक का मतलब सिर्फ बुद्धि नहीं है, बल्कि विवेक का अर्थ है परिस्थिति, अवस्था और अलग अलग नजरियों को ध्यान में रखकर एक संतुलित फैसला लेना। जब हम सिर्फ एक ही पक्ष को सच मानते हैं तो 3 नुकसान होते हैं। क्या है वो? पहला,
हमारे फैसले जल्दबाजी में और सख्त हो जाते हैं। दूसरा, व्यवहार में टकराव बढ़ता है क्योंकि हम किसी और को सुनने को तैयार ही नहीं होते। और तीसरा, सच का पूरा रूप हमसे छूट जाता है और हम अपनी ही बनाई हुई छोटी सी दुनिया में कैद हो जाते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है एक बार मैं और मेरा दोस्त इसी बात पर लड़ पड़े थे। मैंने कहा चाबी टेबल पर है, उसने कहा नहीं है। बाद में पता चला कि वो सुबह की बात कर रहा था और मैं शाम की। देखिए, हमारा समय अलग था, इसलिए हमारी वास्तविकता भी अलग थी। अगर हम दोनों अपनी बात पर अड़े रहते तो शायद बात और बिगड़ जाती। ये एकांतिक दृष्टि का सटीक उदाहरण है। ये सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि व्यवहार में भ्रम और विवाद की भी जड़ है। तत्वार्थ सूत्र और प्रवचन सार के आधार पर वो कौन सी मुख्य वजह हैं जिनके कारण हम किसी भी स्थिति को गलत देख या समझ लेते हैं? जैन दर्शन के अनुसार किसी स्थिति को गलत देख लेना कोई असाधारण बात नहीं है। ये मनुष्य की अपनी सीमाओं और वस्तु की बदलती प्रकृति का एक स्वाभाविक नतीजा है। अगर हम चारों शास्त्रों के सिद्धांतों को मिला दें तो इसके पीछे मुख्य रूप से 8 कारण सामने आते हैं। चलिए इन 8 कारणों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला कारण क्या है? पहला और सबसे बुनियादी कारण है इंद्रिय ज्ञान की सीमा, सेंसरी लिमिटेशन। अच्छा। हमारा ज्यादातर ज्ञान हमारी 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक वगैरह से आता है, लेकिन जैसा तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, इंद्रियां हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। वे थक सकती हैं, धोखा खा सकती हैं। या उनकी अपनी एक सीमा होती है, जैसे अंधेरे में आंखों का ठीक से ना देख पाना। हाँ। आंखें कह रही हैं चाबी नहीं है, जबकि चाबी वहीं हो सकती है। तो हमारी इंद्रियों ने हमें अधूरा सच दिखाया। अच्छा, दूसरा कारण है ज्ञान अल्पता, पार्शियल नॉलेज। जैसा आप्तमीमांसा में बताया गया है, हमारा ज्ञान अक्सर अधूरा होता है। मुश्किल तब होती है जब हम अपने इस अधूरे ज्ञान को ही संपूर्ण सत्य मान लेते हैं। एक कमरे को देखकर पूरे घर के बारे में राय बना लेना इसी का उदाहरण है। ये तो हम रोज करते हैं। किसी इंसान से एक बार मिलकर उसके पूरे चरित्र का अंदाजा लगा लेते हैं। तीसरा कारण क्या है? तीसरा है अवस्था भ्रम, मिस रीडिंग द चेंजिंग स्टेट्स। वस्तु की अवस्था यानी पर्याय हर पल बदल रही है। सही। अगर हमें उस बदलाव की जानकारी नहीं है तो हमारा निष्कर्ष गलत हो सकता है। जैसे हमें पता ही नहीं कि कोई चाबी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख गया है। हम पुरानी जानकारी पर ही अटके हुए हैं। बिल्कुल। और चौथा कारण? चौथा है दृष्टि दोष या मानसिक पूर्वाग्रह, पर्सपेक्टिव बायस। जी, प्रवचन सार में साफ कहा गया है कि हमारा मन, हमारी उम्मीदें और हमारे पुराने अनुभव हमारी दृष्टि पर पर्दा डाल सकते हैं। अगर मन में पहले से ही कोई बात बैठी हो तो हमें हर चीज उसी नजर से दिखाई देती है। हाँ, जैसे अगर किसी को पहले से ही शक हो कि चाबी तो पक्का खो गई है, तो उसे हर जगह चाबी के ना होने के ही सबूत मिलेंगे। वो ढूंढेगा भी उसी तरह। बिल्कुल। पांचवा कारण है भाषा या कथन की अस्पष्टता, एम्बिग्विटी ऑफ स्टेटमेंट्स। हाँ, कई बार हम जो बोलते हैं वो साफ नहीं होता। जैसे किसी ने कहा, यहाँ चाबी नहीं है। अब इस यहाँ का क्या मतलब है? इस कमरे में, इस टेबल पर, या पूरे घर में? अस्पष्ट भाषा भ्रम पैदा करती है। ये भी बहुत होता है। आधी लड़ाइयां तो सिर्फ मैंने ये कहा था, नहीं तुम्हारा मतलब वो था, पर ही होती हैं। सही बात है। छठा कारण क्या है? छठा है प्रमाण विरोध, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रमाणज। प्रमाण। हाँ, जैन दर्शन में ज्ञान के कई स्रोत माने गए हैं, जैसे प्रत्यक्ष जो आंखों से दिखे, अनुमान जो बुद्धि से सोचें, और शब्द जो किसी ने कहा हो। जब ये अलग अलग स्रोत एक दूसरे के खिलाफ गवाही दें तो भ्रम पैदा होता है। जैसे आंखें कह रही हैं मुझे चाबी नहीं दिख रही, लेकिन कान ने सुना था कि कोई कह रहा था मैंने अभी यहीं रखी थी। अब प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण में टकराव हो गया और समझ ही नहीं आता कि किस पे यकीन करें। सही। सातवां कारण है अनुमान त्रुटि, फॉल्टी इन्फरेंस, मतलब गलत अनुमान लगाना। हाँ, हम अपनी इंद्रियों से जानकारी लेकर बुद्धि से अनुमान लगाते हैं, लेकिन अगर हमारा अनुमान लगाने का आधार ही गलत हो तो नतीजा भी गलत ही होगा। जैसे घर में थोड़ा सामान बिखरा देखकर ये अनुमान लगा लेना कि जरूर कोई आया था और उसी ने चाबी उठाई होगी। ये बस एक अटकल है, सच नहीं। बिल्कुल। और अंतिम आठवां कारण, आठवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण है नए अवहेलना या सापेक्षता की अनदेखी, इग्नोरिंग रिलेटिविटी। इसका मतलब है इस बात को भूल जाना कि हर सच किसी न किसी नजरिए से जुड़ा होता है। जब हम सिर्फ एक ही पक्ष पर अड़ जाते हैं और दूसरी संभावनाओं को देखना ही नहीं चाहते तो हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। चाबी नहीं है कहने की जगह ये सोचना कि शायद इस नजरिए से यहाँ नहीं दिख रही,
शायद दूसरे कमरे में हो सकती है। यही, तो अगर हम इन 8 कारणों का सार निकालें तो जब हमारी इंद्रियां सीमित हो, हमारा ज्ञान अधूरा हो, चीजों की अवस्था बदल रही हो, हमारा मन पहले से कोई धारणा बना चुका हो, हमारी भाषा अस्पष्ट हो, सबूत आपस में टकरा रहे हो, हमारा अनुमान गलत हो, या हम दूसरे नजरियों को अहमियत ना दें, तब हम हकीकत को गलत समझ लेते। परिस्थिति सापेक्ष निर्णय, कंटेक्चुअल जजमेंट। हाँ, कंटेक्सचुअल जजमेंट। सुनने में ये थोड़ा भारी लगता है। इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा और शक्तिशाली है। आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि कोई भी फैसला या नजरिया अपने आप में हमेशा के लिए सही या गलत नहीं होता। अच्छा, वो सही है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस परिस्थिति में और किस नजरिए से देखा जा रहा है। जैसे ही हालात बदलते हैं, हमारा सच का अनुभव भी बदल सकता है। ओके, तो मतलब हालात के हिसाब से सच भी बदल जाता है। बिल्कुल। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है और उसकी एक मार्केटिंग कैंपेन मान लीजिए फेल हो जाती है। ठीक है। और मीटिंग में एक मैनेजर कहता है कि हमारी एड की क्रिएटिविटी ही खराब थी, इसलिए कैंपेन नहीं चली। ओके। लेकिन दूसरा मैनेजर कहता है नहीं, क्रिएटिविटी तो अच्छी थी पर हमारी टाइमिंग गलत हो गई। हाँ। ठीक उसी हफ्ते एक कॉम्पिटिटर ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। एक क्लासिक केस है तो। हाँ, तो अब यहाँ कौन सही है और कौन गलत? जैन दर्शन के हिसाब से शायद दोनों ही सही हैं। दोनों सही हैं? हाँ, क्योंकि देखिए दोनों अपनी अपनी परिस्थिति और अपने अपने अनुभव के फिल्टर से सच का बस एक हिस्सा देख रहे हैं। अच्छा। पहले मैनेजर का काम क्रिएटिविटी देखना है तो उसे वही कमी सबसे पहले नजर आई। दूसरे का काम बाजार पर नजर रखना है तो उसे कॉम्पिटिटर की हरकत एक बड़ी वजह लगी। आप्तमीमांसा यही कहती है कि अगर ये दोनों अपनी अपनी बात को पूरा सच मानकर अड़ जाएं, तो वो कभी भी असलियत की पूरी तस्वीर नहीं देख पाएंगे। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। अगर हर किसी का सच उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, मतलब एक अंतिम सत्य है ही नहीं? बिल्कुल। अगर सब कुछ रिलेटिव है तो फिर तो कोई भी कभी गलत हो ही नहीं सकता। इससे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है। जैन दर्शन ये नहीं कहता कि अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि ये कहता है कि हमारी पहुंच उस तक एक बार में पूरी नहीं हो सकती। हमारी दृष्टि सीमित है। हाँ, हमारी दृष्टि सीमित है। ये जिद छोड़ने को कहता है, सच को नकारने को नहीं। अच्छा। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी बताते हैं कि हर वस्तु की पर्याय यानी उसकी अवस्था पल पल बदलती रहती है। जो कैंपेन लॉन्च से एक हफ्ता पहले एक शानदार आइडिया था, वो कॉम्पिटिटर के आने के बाद एक कमजोर आइडिया बन गया। वस्तु वही रही पर उसकी अवस्था बदल गई। हाँ, परिस्थिति सापेक्ष निर्णय का मतलब है इस बदलाव को स्वीकार करना। समझ गया। तो ये अराजकता नहीं बल्कि एक तरह की बौद्धिक विनम्रता है। बिल्कुल। ये मानना कि हो सकता है मैं पूरी तस्वीर ना देख रहा हूं, पर ये इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हम अक्सर अपनी ही बात पर अड़ जाते हैं? स्रोत बताते हैं कि हमारी दृष्टि में कुछ स्वाभाविक दोष होते हैं: अज्ञान, अहंकार और उतावलापन। हाँ, ये हमारी देखने की शक्ति को कैसे धुंधला करते हैं? ये तीनों हमारी सोच के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है अज्ञान। अज्ञान? तत्वार्थ सूत्र के मुताबिक अज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि अधूरी जानकारी को पूरी मान लेना है। अच्छा। हम कुछ टुकड़े देखते हैं और उनके आधार पर पूरी कहानी बना लेते हैं। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण? जरूर। मान लीजिए एक पिता देखता है कि उसका टीनेज बेटा आजकल घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। पिता अधूरी जानकारी के आधार पर तुरंत एक कहानी बना लेता है। ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, जरूर कोई गलत संगत में पड़ गया है। ओके। ये अज्ञान है, क्योंकि उसने पूरी जानकारी नहीं ली। हो सकता है कि बेटा सिर्फ अपने एग्जाम के तनाव की वजह से थका हुआ और चुप हो। लेकिन अधूरे ज्ञान ने रिश्ते में शक का बीज बो दिया। ये तो बहुत होता है। अब दूसरे दोष अहंकार पर आते हैं। ये कैसे काम करता है? प्रवचनसार में आचार्य कुंद कहते हैं कि अहंकार हमारी बुद्धि पर ताला लगा देता है। ताला लगा देता है? हाँ। ये हमें कठोर और जिद्दी बना देता है। अहंकारी व्यक्ति के मन में एक ही बात चलती है, मैं सही हूँ,
मतलब तुम गलत हो। ये सोच उसे किसी और के नजरिए, अनुभव या बदलती हुई परिस्थिति को देखने ही नहीं देती। जैसे किसी ऑफिस में एक सीनियर कर्मचारी किसी जूनियर के नए आइडिया को ये कहकर खारिज कर दे कि हाँ, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस काम को दिए हैं, मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये मानने को ही तैयार नहीं है कि शायद समय बदल गया है और नए तरीके भी काम कर सकते हैं। एकदम। ये क्लासिक अहंकार है जो ज्ञान के दरवाजे बंद कर देता है। और तीसरा दोष है उतावलापन, यानी जल्दबाजी। जल्दबाजी। आप्तमीमांसा कहती है कि सही निर्णय हमेशा धैर्य से आता है। जल्दबाजी में हम तथ्यों को नहीं, अपनी भावनाओं और पहली प्रतिक्रिया को आधार बनाते हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये सबसे ज्यादा दिखता है। बहुत ज्यादा। हाँ, जैसे किसी खबर का सिर्फ हेडलाइन पढ़ा, गुस्सा आया और बिना पूरा आर्टिकल पढ़े उसे अपने कमेंट के साथ शेयर कर दिया। बाद में पता चलता है कि हेडलाइन भ्रामक थी और असल कहानी कुछ और ही थी। लेकिन तब तक तो नुकसान हो चुका होता है। तो सार ये है, अज्ञान हमें आधी अधूरी तस्वीर दिखाता है, अहंकार हमें उस आधी तस्वीर को ही सच मानने पर मजबूर करता है, और उतावलापन हमें उस गलत तस्वीर पर तुरंत एक्शन लेने के लिए उकसाता है। बिल्कुल। ये तीनों मिलकर हमारी दुनिया की समझ को बिगाड़ देते हैं। ये तो काफी डरावना लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग गलतियां करने के लिए ही बना है। हाँ। तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? क्या जैन दर्शन हमें अपनी सोच के इस डिजाइन फॉल्ट को ठीक करने के लिए कोई प्रैक्टिकल टूल किट देता है? हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये कोई रहस्यमयी ज्ञान नहीं है, बल्कि अभ्यास करने की विधियां हैं। अच्छा। हमारे स्रोत 5 प्रमुख तरीके बताते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण विधि है नए समझ। नए समझ? ने का मतलब है आंशिक दृष्टिकोण या पार्शियल व्यू पॉइंट। यह स्वीकार करना कि हर व्यक्ति सच को अपने एक खास नजरिए से देख रहा है। वो नेत्रहीन लोगों और हाथी वाली कहानी की तरह। हाँ, जहां हर कोई हाथी के एक हिस्से को छूकर उसकी अपनी अपनी परिभाषा गढ़ रहा था। कोई उसे खंबा कह रहा था, कोई रस्सी, कोई दीवार। एग्जैक्टली वही। वो कहानी नए सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण है। कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन कोई भी पूरा सच भी नहीं बता रहा था। बिल्कुल। नए समझ का अभ्यास हमें दूसरों की बातों पर गलत का ठप्पा लगाने से रोकता है। हम सोचने लगते हैं, अच्छा ये इनका नजरिया है, ये सच का एक हिस्सा हो सकता है। और इसी से जुड़ी दूसरी विधि है शाद्वाद अभ्यास। इसका क्या मतलब है? स्याद्वाद दरअसल नए समझ का प्रैक्टिकल रूप है। ये अपनी सोच और अपनी भाषा में शायद या एक दृष्टिकोण से जैसे शब्दों को शामिल करने की आदत है। ये हर विचार को एक संभावना की तरह देखता है, अंतिम फैसले की तरह नहीं। जैसे ये कहने की बजाय कि ये कैंपेन फेल हो गई, हम सोच सकते हैं स्यात इस परिस्थिति में ये कैंपेन उतनी सफल नहीं रही। पर फिर वही सवाल, क्या स्याद्वाद हमें कंफ्यूज्ड और ढुलमुल नहीं बना देगा? अगर हर बात में शायद और हो सकता है लगा रहेगा तो फिर कोई मजबूत फैसला कैसे लिया जाएगा? एक लीडर को तो आत्मविश्वास से फैसले लेने होते हैं। ये एक और आम गलतफहमी है। स्याद्वाद का मतलब अनिर्णय या इनडिसीजन नहीं, बल्कि बौद्धिक ईमानदारी है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। बौद्धिक ईमानदारी? अच्छा लीडर वही है जो ये कहे, मेरा पहला विचार ये है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरे पास सारी जानकारी नहीं है। टीम बताओ मैं क्या नहीं देख पा रहा हूं। ये सोच फैसले को कमजोर नहीं, बल्कि ज्यादा मजबूत और समावेशी बनाती है। ये बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। बाकी की 3 विधियां क्या हैं? बाकी 3 विधियां एक तरह की इंटरनल चेकलिस्ट है। तीसरी है अवस्था जांच। अवस्था जांच यानी ये याद रखना कि चीजें बदलती हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले पूछना, क्या तब से अब तक हालात बदल गए हैं? चौथी है मानसिक शुद्धि और पूर्वाग्रह जागरूकता। ये खुद से पूछना है, कहीं मेरा कोई पुराना अनुभव या मेरी कोई पसंद नापसंद मेरे फैसले पर असर तो नहीं डाल रही? जैसे अगर मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो मैं शायद उसके अच्छे सुझाव को भी नजरअंदाज कर दूं। ये मेरा पूर्वाग्रह है। बिल्कुल। और 5वीं और आखिरी विधि है निर्णय धैर्य, यानी निष्कर्ष पर कूदने से पहले एक पल रुकना। हाँ, थोड़ा समय लेना ताकि आप अज्ञान, अहंकार और उतावलेपन के जाल से बाहर निकलकर सोच सकें। ये 5 विधियां नए समझ, स्याद्वाद अभ्यास, अवस्था जांच, मानसिक शुद्धि और निर्णय धैर्य मिलकर हमारी दृष्टि को साफ करती है। तो मान लेते हैं कि कोई इन विधियों का अभ्यास करना शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी में, उसके रिश्तों में, उसके काम में इसका क्या असर दिखेगा? ये बदलाव असल में कैसा लगता है?
इसका असर बहुत गहरा और 3 स्तरों पर दिखता है। पहला, सामाजिक संबंधों पर। रिश्तों पर। हमारे रिश्ते ज्यादा शांत और मजबूत हो जाते हैं जब हम ये समझने लगते हैं कि सामने वाला इंसान जानबूझकर हमें तंग नहीं कर रहा, बल्कि वो बस दुनिया को अपने अलग नजरिए से देख रहा है। तो हमारे मन से गुस्सा और कड़वाहट कम हो जाती है। हम आरोप लगाने के बजाय सवाल पूछने लगते हैं। यानी तुम हमेशा देर से आते हो कहने की बजाय हम पूछ सकते हैं, सब ठीक है, आज तुम्हें देर हो गई? हाँ, बातचीत का पूरा माहौल ही बदल जाता है। एकदम। दूसरा असर हमारे संवाद या कम्युनिकेशन पर पड़ता है। हमारा संवाद ज्यादा स्पष्ट और अहिंसक हो जाता है। अच्छा। जब हमारी दृष्टि में स्यादवाद का भाव होता है तो हम अपनी बात नरमी से रखते हैं और दूसरे की बात धैर्य से सुनते हैं। इससे गलतफहमियां कम होते हैं? बिल्कुल। और सामने वाले को लगता है कि उसकी इज्जत की जा रही है, उस पर हमला नहीं हो रहा। अगर कोई आपसे कहे आपने मेरी बात समझी नहीं, तो अहंकारी प्रतिक्रिया होगी, मैंने बिल्कुल ठीक समझा। हाँ। लेकिन सुधरी हुई दृष्टि से जवाब होगा, शायद आप सही कह रहे होंगे, क्या आप मुझे अपने नजरिए से दोबारा समझा सकते हैं? बिल्कुल, ये संवाद को टूटने से बचा लेता है। सही बात है। और तीसरा और सबसे बड़ा असर हमारे निर्णयों पर पड़ता है। हमारे फैसले ज्यादा व्यापक, संतुलित और कम पक्षपाती बनते हैं। नई परंपरा हमें सिखाती है कि हम अक्सर किसी मुद्दे के बस एक ही पहलू को पकड़कर उसे पूरा सच मान लेते हैं। लेकिन जब हमारी दृष्टि सुधरती है तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा दृष्टिकोण सिर्फ एक संभावित पक्ष है, अंतिम सत्य नहीं। इसका मतलब हमारे फैसले जल्दबाजी में नहीं होते, क्योंकि हम बाकी संभावनाओं पर भी सोचते हैं। सही। उनमें हमारा व्यक्तिगत झुकाव कम होता है, क्योंकि हम अपनी राय को सिर्फ एक हिस्सा मानते हैं, पूरी कहानी नहीं। जैसे अगर कोई टीम मेंबर कहे ये काम असंभव है, तो एक अच्छा मैनेजर सोचेगा शायद इनके अनुभव में ये मुश्किल लगा होगा, क्या कोई और तरीका है जिससे ये संभव हो सकता है? बिल्कुल। यही दृष्टि हमारे फैसलों में संयम, स्पष्टता और संतुलन लाती है, जो उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ और सबके लिए फायदेमंद बनाती है। ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल और ज्ञानवर्धक है। क्या हम इन सभी बातों को समेटकर हमारे श्रोताओं के लिए एक व्यवहारिक चेकलिस्ट बना सकते हैं? जरूर, एक तरह की मेंटल चीट शीट जिसे वे किसी भी मुश्किल स्थिति में इस्तेमाल कर सकें। हाँ, जरूर। इसे 3 हिस्सों में सोच सकते हैं। पहला हिस्सा है क्या गलतियां नहीं करनी है। ओके। इसमें 4 चीजें हैं। 1, बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष पर न कूदें। 2, ये मानने की जिद न करें कि सिर्फ आप ही सही हैं। 3, ये ना भूलें कि वक्त के साथ चीजें बदल सकती हैं। और 4, सुनी सुनाई बातों को पूरा सच न मान लें। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जिनसे बचना है। और याद रखने वाले मुख्य नियम क्या होंगे? 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, शांत भाव को अपनाना, यानी याद रखना कि हर सच किसी शर्त या परिस्थिति से बंधा होता है। ठीक है। दूसरा, दृष्टि भेद और अवस्था भेद को हमेशा ध्यान में रखना, यानी ये मानना कि दूसरे लोग अलग तरह से देख सकते हैं और चीजें खुद भी बदल सकती हैं। और तीसरा, नए बहुलता को स्वीकारना, यानी ये समझना कि सच के कई पहलू हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। और आखिर में, जब कोई मुश्किल स्थिति सामने आए तो सोचने के सही कदम क्या होने चाहिए? जैन दर्शन एक बहुत ही साफ क्रम सुझाता है। सबसे पहले खुद से पूछें, जो मुझे दिख या सुन रहा है, क्या वो साफ है या कोई अधूरी जानकारी है? पहला कदम। दूसरा कदम, क्या इस बारे में मेरा ज्ञान पूरा है या मैं अंदाजा लगा रही हूँ? तीसरा, क्या हो सकता है कि जब से मैंने आखिरी बार देखा था तब से अब तक वस्तु या स्थिति की अवस्था बदल गई हो? ओके। चौथा और सबसे मुश्किल, क्या मेरी कोई भावना, मेरा कोई पूर्वाग्रह मेरे फैसले पर असर डाल रहा है? सही। और आखिरी कदम, स्यात का इस्तेमाल करके बाकी संभावनाओं की जांच करें। स्यात ये ऐसा हो सकता है, स्यात वैसा भी हो सकता है। तो अगर मैं उस मार्केटिंग कैंपेन वाले उदाहरण पर इस चेकलिस्ट को लागू करूं, तो मैं सोचूंगा स्यात, क्रिएटिविटी में सच में कमी थी। स्यात, कंपटीटर की टाइमिंग ने भी असर डाला। स्यात, हमारा बजट भी एक वजह हो सकती है। स्यात, टीम में तालमेल की कमी भी हो। बिल्कुल। इन सभी संभावनाओं पर विचार करने के बाद जो फैसला होगा वो किसी एक व्यक्ति पर दोष मढ़ने की बजाय समस्या को सुलझाने वाला होगा। बिल्कुल। और जो निर्णय इन सब संभावनाओं पर विचार करके लिया जाता है, वही निर्णय स्पष्ट, संतुलित और अहिंसामय होता है।
यही इस पूरी चर्चा का सार है। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ वो ये है कि वास्तविकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मिलती है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसमें हम हिस्सा लेते हैं। ये हमारे देखने के ढंग, हमारी परिस्थिति और उस वस्तु की अपनी अवस्था के मेल से पैदा होती है। बिल्कुल सही। और ये समझ हमारे विचारों में जिद की जगह विनम्रता ला सकती है और हमारे फैसलों को जल्दबाजी से निकालकर धैर्य और संतुलन की ओर ले जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक सवाल उठता है। क्या? अगर हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और दृष्टि से ही देखता है, तो फिर हम सब एक दूसरे के नजरिए को बेहतर तरीके से समझें कैसे? मतभेद होने पर एक संवेदनशील और सम्मानजनक रास्ता कैसे निकाला जाए? और मुझे लगता है कि यही सवाल हमारी अगली बातचीत का आधार बनेगा। हम जानेंगे कि मतभेद और संवेदनशील सोच का व्यवहारिक अर्थ क्या है और इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। जरूर। हमारी श्रृंखला जैन दर्शन सच को कैसे देखें के अगले भाग में हमारे साथ जरूर जुड़ें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।